हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी का चैप्टर नंबर 5। ओके, जैसा कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में नोटिस मिल गया होगा, और मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट आपसे यही कर रहा हूँ कि जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लड़के क्लास को ज्वाइन कर पाए। और साथ ही जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त में कराई जाती है। जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं क्लास 10 का हिंदी चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है नागरी लिपि। ओके, आप लोगों को नोटिस टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया गया था, इसीलिए हम बोलते हैं कि ग्रुप को ज्वाइन रखिए ताकि सब सूचना आपको समय पे मिलते रहे। ओके, देखिए ये जो चैप्टर है वो हमारी भारतीय संस्कृति में जो शब्द है हिंदी, उसी से संबंधित है कि हिंदी की लिपि क्या है। तो आपको पता है कि देवनागरी लिपि है। ओके, देवनागरी लिपि है। तो इसी पे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है गुणाकर मूले। इन्होंने ही थोड़ा, आप लोग नाम सुनते ही हैं, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम कभी कभी हो जाता है जगह के अनुसार। तो गुणाकर मूले जी ने अपने इस निबंध में, ये सबसे पहले बात जान जाइए ये क्या है, तो निबंध है। तो इस निबंध में उन्होंने इस हिंदी के देवनागरी लिपि के बारे में बताया है कि इसका कहाँ से उद्गम हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। ठीक है, तो मतलब हर चीज़ के बारे में इन्होंने एक ब्रीफ मतलब संक्षिप्त में जानकारी दी है। तो उसी से संबंधित हम लोग आज चीज़ों को करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, और बीच बीच में जहाँ तक पॉसिबल होगा हम समझाते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि उत्तर भारत से, ठीक है, कहाँ से, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे? 8वीं सदी, 6ठी सदी, 9वीं सदी या 4थी सदी? कमेंट देते चलिएगा। जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं, ये कभी मत मन में लाइए कि हम जुड़े हैं तो वो नहीं जुड़ा है। कोई बात नहीं है, तैयारी अपना आप चेक करते रहिए। जिस तरह से क्लास आ रहा है उस क्लास को करते रहिए, और बाय द वे कभी दिक्कत हो जाए तो उसका नोटिस हम टेलीग्राम में डाल देते हैं। नहीं तो क्लासेस हमेशा कंटिन्यू, अभी से क्या पहले भी था, पहले तो 2 दिन बीच करके क्लास होता था, अब 1 दिन बीच करके क्लास होता है। उसके कुछ दिन के बाद जैसे अगस्त ख़त्म होगा, सितंबर के लमसम में आपको रोज क्लास मिलेगा। और जो भी हम चीज़ बोले हैं वो समय पे दे रहे हैं, और कुछ चीज़ें जो पूरा नहीं हो पा रही हैं वो कुछ कारणवश हो पा रही हैं, क्योंकि जानते ही हैं कि हम भी स्टूडेंट लाइफ में हैं तो अपना भी पढ़ाई होता है भाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब, जो लोग ऑप्शन ए दे रहे हैं वो उनका सही जवाब होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2, नागरी लिपि के लेख, आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? नागरी लिपि जो है उसके आरंभिक लेख मतलब शुरू शुरू में जो लेख प्राप्त हुए हैं वह कहाँ से मिले हैं? पूर्वी भारत, पश्चिमी, दक्षिणी या उत्तरी? तो जो हमारा वैदिक सभ्यता है, धर्म है, जैसे ये हमारा इंडिया हो गया, तो जो भारतीय संस्कृति का उदय माना जाता है वो दक्षिण से माना जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे कि हमारे हिंदू धर्म में जो सबसे ज़्यादा मंदिर हैं, पूजा पाठ है, वो इसी क्षेत्र में होते हैं, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, साउथ में। आइए, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। और बहुत लड़कों को पता भी होगा कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी लिपि है। और बहुत बार पूछता है यार, इसीलिए तैयार रखना। आइए क्वेश्चन नंबर 4, गुणाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो सबसे पहले ये गुणाकर मूले जी वही हैं जिन्होंने आपके पाठ को लिखा था, नागरी लिपि वाले पाठ को लिखा है। और ये नागरी लिपि क्या है? तो ये एक निबंध है। ठीक है, ध्यान ध्यान पे रखना है। पूछा है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक, किस राज्य में हुआ था? तो ये महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। महाराष्ट्र, मुंबई वाले क्षेत्र जानते ही हैं आप लोग, पश्चिमी क्षेत्र में, भारत के पश्चिमी तट से संबंधित ये लोग, ये सब चीज़ें हैं। जैसा कि अभी इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया ना, ये भारत का नक्शा, तो ये पश्चिमी तट है, वेस्ट साइड, और ये है ईस्ट साइड। ठीक, तो इधर वाले क्षेत्र में मुंबई क्षेत्र पड़ता है। आइए, नागरी लिपि के निबंधकार कौन है? मतलब इस निबंध को किसने लिखा है? तो नागरी लिपि एक निबंध है जैसा कि मैंने बताया, और इसके जो निबंधकार हैं वो है गुणाकर मूले। ओके, अब बाय चांस अभी पूछ दें अगर हम कि जन्म कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में।
ओके नेक्स्ट, कभी कभी मेरा कलम अच्छा चलता है, कभी कभी रुकने लगता है। तो हर चीज़ तो हम लगभग बोलते ही हैं, आप लोग समझदार तो हो ही गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नागरी लिपि गुणाकर मूल्य की किस पुस्तक से लिया गया है? अक्षरों की कहानी, अक्षर कथा, अक्षर ज्ञान या भारतीय लिपियों की कहानी? तो जो पुस्तक से लिया गया है, जवाब देते चलेंगे, हमको कहना ना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि सारे कमेंट्स हम देखते रहते हैं। तो भारतीय लिपियों की कहानी। एक दो लोग बात बहुत करते हैं, हम देखते हैं सबका। आइए 7 नंबर क्वेश्चन, अक्षर कथा किसके द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है? जैसे देखो, सबके लाइफ में एक ऐसा किताब होता है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। जैसे महात्मा गांधी का भी रहा है, अब्दुल कलाम जी का भी रहा है, जवाहरलाल नेहरू का भी रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी रहा है। तो हर एक व्यक्ति का एक किताब, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर का गीतांजलि है, जानते ही हैं, जिसके लिए उनको नोबेल भी मिला था। तो उसी तरह अक्षर कथा गुणाकर मूल्य जी का एक प्रसिद्ध पुस्तक है, जिनसे इनका संबंध है और कुछ ज़्यादा है। नेक्स्ट, नागरी लिपि किस विधा की रचना है? विद्या नहीं, ये विधा है। विधा मतलब किस क्षेत्र में लिखा गया है, वह किस चीज से संबंधित है? तो निबंध से संबंधित है, 3-4 बार हम बता चुके हैं। और नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य, जन्म महाराष्ट्र, याद रखना। नेक्स्ट, गुणाकर मूल्य ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी थी? मतलब वह कौन ऐसी प्राचीन लिपि है जिसे नागरी लिपि का बहन का संज्ञा गुणाकर मूल्य जी ने अपने इस निबंध में दिया है? गुजराती, बांग्ला, तमिल या मलयालम? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए इसमें हमको थोड़ा डाउट है वैसे बी और सी में, ठीक है, तो थोड़ा एक बार आप लोग मिला लेंगे, वैसे बांग्ला ही है। नेक्स्ट, गुप्त काल के किस लिपि का संबंध है? गुप्त काल जो था उसमें किस लिपि का महत्व सबसे ज्यादा था, या कौन लिपि प्रसिद्ध थी? तो देवनागरी को मत कीजिएगा, ब्राह्मी को करना है, ठीक है। गुप्त काल जो मौर्य काल के बाद आता है, उसी से ये संबंधित है। आइए 11 नंबर क्वेश्चन, और लास्ट में आपको लाइक सब्सक्राइब तो अपने जगह है, कर देना है एकदम, अगर क्लास अच्छा लगे तो। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, ओके। और लास्ट में कमेंट में बताना है कि कौन कितना सही किया। कुछ लड़के बताते हैं, कुछ लड़के शर्म के मारे नहीं बताते हैं, क्योंकि वो पढ़ के ही नहीं आते हैं। तो देवनागरी किसे कहा गया है? तो देव की नगरी काशी को कहा गया है, मथुरा हरिद्वार नहीं। ध्यान रखना, सबसे पुराना धार्मिक स्थल भारत में अगर कोई है तो वो है काशी। काशी बनारस जानते ही हो। सिद्धम क्या है? तो सिद्धम योगी है, सिद्ध किया गया कार्य है, महात्मा है, या एक प्रकार की लिपि है? तो सिद्धम इज ए टाइप ऑफ लिपि, ओके, यह एक प्रकार की लिपि है। हम लोगों का क्लास 15 मिनट में चला जा खत्म हो जाता है। तो देखो 15 मिनट में 30 क्वेश्चन करा दे रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा इधर उधर का बात करते नहीं हैं। जो मेन बात हुआ, क्वेश्चन से रिलेटेड हुआ, उसको किए बताएं, उसके बाद काम खत्म। बेतमा कहाँ पर है? बेतमा निबंध में इस चीज का जिक्र हुआ है, ये इस जगह का, कि ये पुणे में है, पटना में है, या इंदौर के पास है, या इलाहाबाद में है। तो बेतमा इंदौर के पास है, ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, श्रवण बेलगोला जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? तो देखो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन में ही एक आंसर हम लोगों को मिल गया कि श्रवण बेलगोला किस धर्म से संबंधित है। तो ये जैन लोग जो होते हैं इनसे संबंधित है। इसमें एक विधि आती है संलेखना विधि। इसमें व्यक्ति खाना पीना हर चीज त्याग के और मृत्यु का इंतजार करता है कि अब हम मर जाएंगे, मतलब तड़प तड़प के वो जान दे देता है। इस विधि को संलेखना विधि कहते हैं। और श्रवण बेलगोला यह एक गांव था जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, और यहीं पे जाके उन्होंने इसी संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। मौर्य काल के ये प्रथम और वो राजा थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये है कहाँ? तो कर्नाटक में है, ठीक है, ध्यान रखना दोनों तीनों चीज। दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं? मतलब जो दक्षिण भारत है
उसमें नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है? देवनागरी, नंदी नागरी, मराठी या मेवारी? तुम लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और तुम लोग ना लाइक कर रहे हो ना सब्सक्राइब कर रहे हो, तुम लोगों को विद्या कसम दिलवाना पड़ेगा। तो सही जवाब है नंदी नागरी। कुछ लोग कर देते हैं, बिना कहे कर देते हैं। आइए 16 नंबर क्वेश्चन, हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद, तुलसी, वाल्मीकि या निराला? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ चुका है। तो हिंदी के आदि कवि सरहपाद हैं, ठीक है, याद रखना। आ चुका है, फिर बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? और अगर आपके घर में कोई भाई बहन क्लास 9th में या 12th में हो तो उनको भी चैनल से जरूर शेयर करके आपको जोड़ देना है, क्योंकि बहुत जल्द उन लोगों का भी क्लास शुरू होने वाला है। तो मिहिर भोज का जो ग्वालियर प्रशस्ति है वो संस्कृत भाषा में था और सभी भाषा की जननी भी संस्कृत को ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश के किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले? देखो, दक्षिण भारत में बहुत ऐसे राजवंश हुए, पांड्य हुए, चेर हुए, चोल हुए, ठीक है। तो ऐसे राजवंश हुए हैं, उन्हीं में एक का नाम था पांड्य। ये राजवंश का नाम है, जैसे मुगल वंश तो उस तरह था पांड्य वंश, ठीक। चेर वंश, चोल वंश किधर? दक्षिण भारत में। तो उन्हीं में से एक का ताम्रपत्र मिला और ये थे राजा वरगुण। आइए अगला क्वेश्चन, उरत उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? ललित शैली, अभिनागर, विभाट शैली या नागरी शैली? जवाब देते चलिए और जहां तक हो सके हमारा सहयोग आपके साथ है। आप पढ़ाई को मजबूत बस करते चलिए। जो हम चाहते हैं कि हर लड़का फर्स्ट डिवीजन के साथ पास हो, बस वो मेरा सपना आप लोग पूरा कर सकते हैं, बशर्ते अगर आप लोग पढ़ाई करेंगे तो राइट आंसर नागरी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता है? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, बिलासपुर या देवनगर? देखिए, पटना का पुराना नाम पहले पाटलिपुत्र भी है, कुसुमपुर भी है, बिलासपुर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा कि राजधानी को क्या कहा जाता है? गुप्तों की राजधानी, गुप्त काल से संबंधित जो है उसको देवनगर कहा जाता था। गुप्तों के समय में, जैसे मुगल का समय था, खिलजी का था, कुतुबुद्दीन ऐबक का वंश था, गुलाम वंश, तो उसी तरह गुप्तों का जब समय था उस वक्त पटना को क्या कहा जाता था? देवनगर, यानी देवों का नगर। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 21, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? तो वो कौन है? इन्होंने का मतलब कौन? गुणाकर मूले। तो राइट आंसर, जवाब देते चलिए सबके। देखो, फास्ट जितना हो सके तेज, हम बिना मतलब का 1 घंटा में 20 को क्वेश्चन नहीं कराते हैं। आइए 15 मिनट दीजिए, 30 को क्वेश्चन कीजिए, 15-20 मिनट दीजिए, 25-30-40 क्वेश्चन कीजिए। जहां तक हो सकता है ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिस करवाते हैं। तो राइट आंसर पूरा लिपि शास्त्र। 22, गुणाकर मूले जी का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था ये तो पता है, महाराष्ट्र में। कब हुआ था? तो ध्यान पे रखना 1935 में, 1935, जब भारत शासन अधिनियम लागू हुआ था तब हुआ था। आओ 23 नंबर क्वेश्चन, गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ? ये तो रिपीट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, 2 बार आ गया है, महाराष्ट्र में, ठीक। कब हुआ था? तो फिर से 1935, याद रखना। आइए, इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या है? ध्यान से क्वेश्चन का, इस्लाम का नहीं, इस्लाम धर्म नहीं पूछा है। इस्लामी शासक जो थे उनका भारत में आरंभ, कुतुबुद्दीन ऐबक जो अभी हम नाम बताएं, गुलाम वंश का संस्थापक था। 1206 में वो भारत आके अपना शासन स्थापित किया, इसीलिए इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 12वीं सदी से, ठीक है। वो इस्लामिक जो शासक हैं कब से थे? 12वीं सदी। 25 नंबर क्वेश्चन, गुणाकर मूले जी का निधन कब हुआ था? और आज का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट एंड फास्ट, लास्ट फास्ट मिला के हो जाएगा बेस्ट।
तो 2009 में, ठीक ना, कहीं कहीं 8 लिखा हुआ है तो 8 मत करना। तुमको जो हम बता रहे हैं भरोसा करके करो। जहाँ डाउट होता है हम ऑलरेडी बता देते हैं कि यहाँ थोड़ा देख लेना, मिला लेना किताब पढ़ के, क्योंकि बाई चांस जल्दी जल्दी पढ़ने में हमको थोड़ा कभी लेट हो जाता है, जल्दी जल्दी पढ़ने में मिस्टेक हो जाता है, लेट नहीं तो छूट जाता है, तो ऑब्जेक्टिव कराने में कभी कभी डाउट हो जाता है, तो वहाँ हम ऑलरेडी बता देते हैं कि यहाँ देख लेना या ऐसे कर लेना। तो गुणाकर मूल्य जी का निधन 2009 में हुआ था। इसी के साथ हमारा 25 क्वेश्चन समाप्त हुआ। कितना? 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर किसी का 18 से ज़्यादा आया है तो उसकी पढ़ाई सही है। अगर किसी का 12 से लेकर 18 तक के बीच में है तो मतलब कहीं उसको मेहनत करने का ज़रूरत है अभी, तभी वो अच्छे से आएगा। और 12 से अगर किसी का कम आया है, यानी 12 से माइनस का मतलब 12 से कम है, तो वो खतरे में है। ठीक है, दोनों बात हम बता दिए। कमेंट में बताओ किसका कितना आया है। साथ ही मेरा हेल्प करना चाहते हो अगर थोड़ा सा भी, तो शेयर करो उन लड़कों के पास जो क्लास 9 में है, 10 में है और 12th में है। विशेषकर वो लड़के जो किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और सब्जेक्टिव के लिए परेशान एकदम मत हो। जो तरीका अभी हम बोल रहे हैं, अब देखो, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव अच्छा चला गया तो सब्जेक्टिव हम जो गेस करेंगे, भरोसा रखो तुम्हारा ज़्यादातर सही ही होगा। ठीक है, सब्जेक्टिव के लिए उतना चिंता मत करो, अभी जो बोल रहे हैं वो करो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको घबराना नहीं है। और एक तरफा ऑब्जेक्टिव है आपका, एक तरफा ऑब्जेक्टिव पे कमांड हो गया तो सब्जेक्टिव उसी से मिला के आप लोग अच्छा कर लीजिएगा। हम करवाएंगे, निश्चिंत रहो, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का किसको? एग्जामिनर को, कि मजाल है तो फेल करके दिखाओ। ठीक है, और फिर से एक बात, टेलीग्राम और फेसबुक को ज्वाइन कर लेना अगर चाहते हो कि हर अपडेट टाइम पे मिलते रहे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, और वो कंटेंट क्या होगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।